हाय दोस्त, मैं दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चे का स्वागत है। मैं आज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इससे पहले मैंने हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया हूं। जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं वहां से। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और प्रैक्टिस सेट ला दूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस में समयोजित कुल कांड है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 12। तो दोस्तों बताइए 8 है कि 9 है कि 7 है कि 12। तो दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई है? तो दोस्तों हिंदी 343 अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। यह 360 दोस्तों वित्तीय आपात के बारे में वर्णन किया गया है, और 356 दोस्तों यह संघ और राज्य के बीच जो भाषा है इसके लिए वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1999, ऑप्शन नंबर बी 1850, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1752। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 से प्रारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 11 सितंबर 1955। तो दोस्तों हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 में घोषित किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, और दोस्तों 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी गोवर्धन राम एन त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी फकीर मोहन सेनापति। तो दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर सभी लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे हम और प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पर। पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। तो दोस्तों पीपल पात सरिस मन डोला का अर्थ पहले समझ लीजिए दोस्तों। पीपल पात सरिस मन डोला का अर्थ पीपल के पेड़ के जैसा मेरा मन डोला, यानी दोस्तों इसमें एक दूसरे की दोस्तों समानता की गई है, यानी समान उनका एक दूसरे की समानता के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों जिसमें समानता की बात कही गई हो वहाँ पर दोस्तों उपमा अलंकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों रूपक अलंकार हुआ होता है दोस्तों जहाँ उपमेय में उपमा का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और दोस्तों यमक अलंकार वहाँ होता है दोस्तों जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो,
वहाँ पर दोस्तों यमक अलंकार कहलाता है। जैसे यमक अलंकार उदाहरण आप देख लीजिए, कनक कनकते सगुनी। और श्लेष अलंकार दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात इसको हम कह सकते हैं जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पीपर पास सरिस मंडोला में रूपक अलंकार होता है। और दोस्तों रूपक अलंकार पहचानने के लिए एक और भी तरीका है। उसमें दोस्तों वहाँ पर दोस्तों सा, सी, समान, से जैसा और ज्यों, सरिस के समान जैसा शब्द होता है। वहाँ पर दोस्तों यह शब्द अगर वाक्य में रहेगा तो समझ लीजिए यह उपमा अलंकार होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 7, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो दोस्तों संस्कृत भाषा के पहले हम प्राकृत भाषा बोलते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। पहले प्राकृत आई, तब संस्कृत, तब हिंदी। तब अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों आप लोग सही से करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। तो जो दोस्तों उज्ज्वल शब्द का आप लोग बताइए कौन सा इसमें सबसे सही अर्थ है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल। तो दोस्तों उज्ज्वल को हम इस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी उ आधा ज फिर पूरा ज तब व तब ल, यानी उज्ज्वल। तब दोस्तों अगला क्वेश्चन पाते हैं, प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप है। अब दोस्तों प्रदर्शनी का आपको शुद्ध वाक्य अर्थ शब्द चुनना है। तो दोस्तों प्रदर्शनी यह तो नहीं होगा, प्रदर्शनी यह भी नहीं होगा, प्रदर्शनी यह भी नहीं होगा। तो दोस्तों प्रदर्शनी यह सही लग रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शनी ऐसा लिखा जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10, सत्य चयन का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों सत्य चयन का संधि विच्छेद सत्य धन चयन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों सत्य धन चयन यह गलत है, और सद धन चयन ये भी गलत है, और सम धन चयन ये भी गलत है, यानी सत्य चयन का संधि विच्छेद सत्य धन चयन होगा। और दोस्तों सत्य चयन में व्यंजन संधि है, इसको भी दोस्तों आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का स्वर्गयुग किस काल में रहा है? तो दोस्तों हिंदी का स्वर्गयुग हम भक्ति काल को कहा जाता है। दोस्तों इसमें कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास यही सब अच्छे दोस्तों कवि थे। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों कलम तोड़ना यानी ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाना, ऑप्शन नंबर बी अपना संबंध तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी लिखे हुए काट देना, ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छा लिखना। तो दोस्तों कलम तोड़ना यानी बहुत अच्छा लिखना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये दोस्तों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? अब दोस्तों पीताम्बर का अर्थ होता है पिता है अंबर, जिसका अर्थात विष्णु भगवान। तो दोस्तों पीताम्बर यह आपका बहुव्रीहि समाज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो बहुव्रीहि समाज जो दोस्तों तीसरे जो उनका अर्थ तीसरे की ओर संकेत करता हो, जिसे बहुव्रीहि समाज कहलाता है। तो द्वंद्व समाज नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें और का बोध होता है, जैसे माता पिता, भाई और बहन, ये नहीं हो सकता है। और तत्पुरुष समाज भी नहीं हो सकता है दोस्तों। इसमें दोस्तों के लिए, का, के, की और में पर का लोप होता है, लेकिन इसमें नहीं है। अपव्यय में दोस्तों होता है
अव्यय में भरपेट, प्रत्येक, प्रतिदिन, यह सब आपका अव्ययी भाव समाज के अंतर्गत आता है, लेकिन यह इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब दोस्तों पंचवटी में कौन सा समास है? दोस्तों जहाँ हम संख्यावाचक होता है वहाँ दोस्तों द्विगु समास होता है, यानी पंचवटी में दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। और दोस्तों बहुव्रीहि समाज बता दिए हैं हम, और कर्मधारय दोस्तों भी आप लोग है जो के अर्थ में आता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और तत्पुरुष दोस्तों अभी को हम बताए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जहाँ संख्यावाचक का बोध हो वहाँ दोस्तों द्विगु समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगले पाते हैं, पावक का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए पो धन अक, ऑप्शन नंबर बी पा धन अक, ऑप्शन नंबर सी पौ धन अक, ऑप्शन नंबर डी प धन अक। तो दोस्तों पावक का संधि विच्छेद पौ धन अक होता है, और दोस्तों यह अयादि संधि के अंतर्गत आता है, यानी दोस्तों पावक अयादि संधि है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जगदीश का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों जगदीश का संधि विच्छेद जगत धन ईश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए लौकिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी सौरसेनी अपभ्रंश, और ऑप्शन नंबर डी मगधी। तो दोस्तों आप लोग पहले बताइए कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों हिंदी की भाषा सौरसेनी अपभ्रंश हुई है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अगला दोस्तों, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? अब दोस्तों इसमें बताइए कौन अरबी भाषा है? नमाज, दीदार, गुनाह और गवाह। तो दोस्तों गुनाह अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, पंच गद्दा का एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ है। तो दोस्तों पंचगद्दा में यानी 5 आया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों। अब देखिए यह बहुत अच्छा मुहावरा है, हाथ का मैल का मुहावरा बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कीमती वस्तु, ऑप्शन नंबर बी तुच्छ वस्तु, ऑप्शन नंबर सी गंदा वस्तु, ऑप्शन नंबर डी बेशकीमती वस्तु। तो दोस्तों हाथ का मैल यानी एकदम तुच्छ वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, साकेत के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों साकेत के रचनाकार इसमें आप लोगों को बताना है, साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगा दोस्तों कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेमपथी, चित्राधार। ये दोस्तों ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। और दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय और उनका सबसे अच्छा दोस्तों रचना प्रिय प्रवास के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को की महत्वपूर्ण रचना है परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अरिमा, अर्चना, अपरा। ये सब दोस्तों और तुलसीदास भी दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो दोस्तों साकेत या मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो भी अगला भी यह सब का भी याद कर लीजिएगा, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी प्रिय प्रवास फेमस रचना है। तो दोस्तों यह सब भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संघर्ष करना, ऑप्शन नंबर बी समय व्यतीत करना, ऑप्शन नंबर सी व्यर्थ का काम करना, ऑप्शन नंबर डी बातों को प्रचारित करना। तो दोस्तों ढिढोरा पीटना यानी बातों को प्रचारित करना, यानी जहाँ थोड़ा से उनको दोस्तों ठीक है
नौकरी लगने वाला है और लगा भी नहीं, वे हर रिश्तेदारी और पड़ोसी में बातों को फैला दिए कि हाँ मेरा नौकरी लग गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ बाद में नहीं होता है। यही दोस्तों होता है ढिढोरा पीटना। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 24। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अकारण नुकसान होना, ऑप्शन नंबर बी कामकाज बंद होना, ऑप्शन नंबर सी मुसीबत में ही मुसीबत आना, और ऑप्शन नंबर डी व्यर्थ का काम करना। दोस्तों अंगुली में आटा गीला करना, दोस्तों कोई अंगुली में आटा सानता है और कोई गीला करता है, यानी यह काम तो व्यर्थ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको आटा ही सानना है तो आप एक कटोरी, एक प्लेट, एक थाली में सानिए जिससे उसका रोटी का भी यूज हो। तो दोस्तों क्यों अंगुली में आटा गीला करोगे? तो ऑप्शन नंबर अगले क्वेश्चन पर दोस्तों हाथ मलना का मुहावरा बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मांगना, ऑप्शन नंबर बी पछताना, ऑप्शन नंबर सी दुखी होना, ऑप्शन नंबर डी निष्पक्ष होना। तो दोस्तों हाथ मलना यानी बहुत पछताना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26 दानवीर में कौन सा समास है? तो दोस्तों बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यह बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, यह दोस्तों यह कोई नहीं है इनमें से, क्योंकि दोस्तों दानवीर का अर्थ होता है दानी है जो वीर है, यानी दानी है जो वीर। दोस्तों यह कर्मधारय समाज के अंतर्गत आता है, कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। यह आप क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गया है और इसलिए दोस्तों दानवीर में आप लोग याद कर लीजिए कि यह कर्मधारय समास है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? अब दोस्तों शुद्ध में बताना है। आयोजित यह तो नहीं होता है, आयोजत यह भी नहीं होता है, आयोजित यह दोस्तों ठीक है, आयोजित सही, ऑप्शन नंबर सी यह शुद्ध है। अब देखो आयोजित यह तो गलत है दोस्तों, यानी ये भी गलत है और ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं कल्पना का अब विलोम बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यथार्थ, ऑप्शन नंबर बी असली, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक। तो दोस्तों कल्पना का विलोम यथार्थ होता है, यानी इसका वास्तविक। और दोस्तों वास्तविक का विलोम क्या होता है? वास्तविक का विलोम आप लोगों को बताना है। और असली का दोस्तों होता है नकली और सही का गलत। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कल्पना के विलोम यथार्थ। अगला क्वेश्चन दोस्तों तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लहर, ऑप्शन नंबर बी छिछला, ऑप्शन नंबर सी सरोवर, ऑप्शन नंबर डी नौका। दोस्तों तो तरी मान होता है दोस्तों नौका, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? अब इसमें देखो कौन सा नहीं है। आँख का पर्यायवाची दोस्तों चक्षु भी होता है, लोचन, नयन और अक्ष भी होता है, यानी धात्री नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब दोस्तों सांप का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? और दोस्तों हरी माने भी सांप हरी माने भी दोस्तों सांप होता है, सारंग माने भी सांप होता है और भोगी माने भी दोस्तों सांप होता है, लेकिन खग या पक्षी का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह सांप का पर्यायवाची नहीं है। और दोस्तों रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए चीनी, ऑप्शन नंबर बी रूसी, ऑप्शन नंबर सी जापानी, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो दोस्तों रिक्शा या जापानी से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आस्तिक का संक्षिप्तीकरण है। तो दोस्तों आस्तिक को हम उसे कहते हैं जो भगवान के प्रति आस्था रखता हो या भगवान के प्रति विश्वास रखता हो, और नास्तिक जो भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखता हो या जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखता हो। तो इसका आप देख लीजिए
ईश्वर के प्रति आस्थावान, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? अब दोस्तों इसमें स्पर्श व्यंजन बताना है। स्पर्श व्यंजन दोस्तों क वर्ग से च वर्ग तक यह स्पर्श व्यंजन होता है। तो दोस्तों क वर्ग और च वर्ग के अंतर्गत कौन शब्द आया है? छ आया है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तस्तम शब्द है? अब दोस्तों तस्तम यानी जो संस्कृत शब्द से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें संस्कृत पहले आप लोग छाटिए कौन से इसमें संस्कृत है। आम्र, यह भी देखो पहला ही सही होगा दोस्तों, क्योंकि हम आम्र नहीं कहते हैं, हम आम कहते हैं। और आँख का आँख तो दोस्तों तद्भव है, और ईट भी तद्भव है, और आंसू भी तद्भव है। अब यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव यानी हिंदी कौन सा हिंदी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कौवा, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी कोयल। तो दोस्तों यह सभी तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क का उच्चारण स्थान है। अब दोस्तों इसमें आप लोगों को क का उच्चारण बताना है, तो आप इसका हम पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो दोस्तों कंठ जो दोस्तों यह क वर्ग में आता है, क ख ग घ, और तालु दोस्तों यह च छ ज झ आता है इसमें, और मूर्धा दोस्तों ट ठ ड ढ अड़ आता है, और दंत दोस्तों त थ द ध न आता है, यानी यह क दोस्तों कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दंत दोस्तों त थ द ध न, यह दोस्तों दंत के दांत द्वारा इसमें होता है, और मूर्धा ट ठ ड ढ अड़। अगला क्वेश्चन पर दोस्तों 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब दोस्तों इसमें पुल्लिंग कौन शब्द आपको छाटना है, तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग हो जाएगा आलस। और दोस्तों जो आय है और आँख है और आदत है, यह दोस्तों यह सब स्त्रीलिंग है। जैसे दोस्तों आय बढ़ती है, आदत अच्छी नहीं होती है, और आँख देखती है न कि आँख देखता है, यानी यह सब स्त्रीलिंग हो जाएगा, और आलस आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब दोस्तों कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? और दोस्तों पक्षी, केकड़ा, चकोर और गिलहरी। दोस्तों देखने में सभी स्त्री लिंग लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर डी गिलहरी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। और दोस्तों पक्षी, केकड़ा और चकोर यह सब आपके पुल्लिंग में आता है। अगला क्वेश्चन 40, क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों प्रत्यय जो लास्ट में होता है वही प्रत्यय होता है, और उपसर्ग जो पहले लगा होता है। तो देखिए इसमें क्षत्रिय ई आया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, न कि छ या छ या तो नहीं होगा। तो क्षत्रिय ई आया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, और दोस्तों सभी भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर सभी बच्चों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ज्ञानवंत शब्द में प्रत्यय है ल, लख, नऊ और वंत। तो दोस्तों ज्ञानवंत आया है लास्ट में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? अब तो दोस्तों यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ दोस्तों या आप लोग बता देंगे। पहले बताइए कनक के दोस्तों कौन सा अर्थ होता है? आप लोग सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, कनक के सवगुनी, आप यह सब मुहावरा सुने होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी धतूरा, ऑप्शन नंबर डी नागेश्वर। तो दोस्तों कनक माने एक होता है सोना, जानते होंगे, और धतूरा भी जानते होंगे। अब आज दोस्तों नागेश्वर भी होता है कनक का अर्थ, और लेकिन चंद्रमा नहीं होता है। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कनक का अर्थ चंद्रमा नहीं होता है, कनक का अर्थ सोना, धतूरा और नागेश्वर होता है। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन
दोस्तों, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं। इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? अब दोस्तों, कोई पानी रुपया की तरह बहा रहा है तो यानी समझ लीजिए व्यर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यर्थ बहा रहे हैं पैसा। लोभ, न कि उनके लालच है, प्रतिष्ठा के लिए भी नहीं, न तो लज्जा के लिए, यह व्यर्थ ही बहा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? संज्ञा है, संज्ञा नहीं हो सकता है, विशेषण भी नहीं हो सकता है, सर्वनाम भी नहीं हो सकता है, लेकिन क्रिया विशेषण अवश्य होगा दोस्तों। आप भले आए, भले आपका क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में और बहुत से वाक्य आते हैं दोस्तों। धीरे, सोते, जागते, बैठते, शाम, ये सब दोस्तों क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नारायण, ऑप्शन नंबर बी गायन, ऑप्शन नंबर सी पंडिताइन, ऑप्शन नंबर डी धनायन। तो दोस्तों, आयन किस में लगा है? नारायण, इसमें दोस्तों आयन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। पंडिताइन, आयन आ रहा है। ऋणायन, इसमें यन आ रहा है और इसमें भी यन आ रहा है, तो यानी नारायण आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं, किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? यानी दोस्तों वैभव क्षणिक माने दोस्तों आपके पास 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक बहुत मौज मस्ती रहेंगे, बहुत ऐशो आराम से रहेंगे, यानी धनी रहेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप जैसे रहेंगे वैसे हो जाएंगे। तो इसका यही अर्थ आपका बताना है। साच को आज नहीं, यह गलत है। अजल गगरी छलकत जाए, यह भी गलत है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, यह भी गलत है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह दोस्तों सही है। यानी वैभव क्षणिक माने कम दिन तक, मतलब कोई भी अथुआ रहे। जैसे लोग मान लीजिए एग्जाम्पल में दोस्तों, कोई मुंबई से आ रहे हैं कमा कर, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक एकदम मौज से उड़ेंगे, खूब इधर उधर जाएंगे, पैसा वैसे खर्च करेंगे। जहाँ 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाएगा, बस अपने लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद एक दूसरे से फिर पैसा वैसा मांगेंगे। तो यही दोस्तों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ लोगों का अर्थ है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बहुत कठिन कार्य होना, असंभव बड़ी शर्त रखना, ऑप्शन नंबर सी छोटे या कमज़ोर व्यक्ति की बात को कोई मानता है, ऑप्शन नंबर डी मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 5-7 की लकड़ी दोस्तों, मान लीजिए 5-7 अगर एक हो जाए तो दोस्तों वहाँ पर यही कहिए कि एकता में बहुत ताकत होती है। आप ही समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आप लोग 5 या 7 भाई हो, अगर 7 भाई में सुम्मत रहेगा और 7 में अगर आप लोगों में एकता रहेगी तो अगल बगल वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें एकता में बहुत ताकत होती है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? दोस्तों जब मैंने पहला प्रैक्टिस सेट कराया था तो उसमें भी आया था कि काव्य में कितने रस होते हैं। तो दोस्तों काव्य में 9 रस होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। तो दोस्तों बता दें कौन कौन सा रस होता है। तो दोस्तों पहला श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव दोस्तों होता है रस, और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, करु रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, और वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य या रति होता है, और भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग। तो दोस्तों यह आपका 9 रस होता है, और प्रत्येक का आप लोग स्थायी भाव अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में स्थायी भाव भी पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैला आंचल किसका उपन्यास है? दोस्तों यह बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है। मैला आंचल दोस्तों फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत
हिंदी अनुवाद होगा। यानी दोस्तों ड्राफ्टिंग में हम इसका ड्राफ्ट अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी आपको बताना है। तो ड्राफ्ट का हिंदी दोस्तों ड्राफ्टिंग का प्रारूपण, यानी किसी का प्रारूप या किसी लेखा का प्रारूप तैयार करना, वह ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। ड्राफ्टिंग इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी प्रारूप, किसी लेखा का प्रारूप तैयार करना है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया है पूरा, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को, सभी लोग को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और प्रैक्टिस सेट करा दूं। तो दोस्तों एग्ज़ाम बहुत जल्द है, 9 अगस्त को एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई है। आप लोग लगे रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।